नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। रुक करेंगे बुलेटिन की और बता दें कि बलिया से बड़ी खबर है। अखिलेश यादव का बड़ा बयान निकल के सामने आया है। इंडिया गठबंधन में मायावती के शामिल होने पर उन्होंने बयान दिया है। अगर मायावती गठबंधन में आई तो बाद की गारंटी कौन लेगा, अखिलेश यादव ने पूछा है। अफजाल अंसारी के चुनाव लड़ने पर भी बोले हैं अखिलेश यादव। इशारों में अफजाल को टिकट देने की बात कही है। तो अखिलेश यादव के बड़ा बयान निकल के सामने आया है बलिया से। उन्होंने पूछा है कि अगर मायावती गठबंधन में शामिल होती है तो इसकी जवाबदेही कौन होगा और इसका जिम्मेदार कौन होगा, भरोसे की गारंटी कौन लेगा, ये साफ तौर पर अखिलेश यादव ने पूछ लिया है। इसी के साथ आपको बता दें कि चुनाव लड़ने पर भी अखिलेश यादव बोले अफजाल अंसारी के। इशारों में अफजाल को टिकट देने की बात कही है। तो इशारों में अफजाल को टिकट देने की बात अखिलेश यादव ने की है। इंडिया गठबंधन में मायावती के शामिल होने पर ये बयान अखिलेश यादव का निकल के सामने आया। उन्होंने बोला है कि अगर इंडिया गठबंधन में मायावती शामिल हो जाती है तो इसकी गारंटी कौन लेगा। दिलाओगे? बात का भरोसा आप में से कौन दिलाएगा? और हकीकत में कोई फर्क नहीं। जो आप सोच रहे हो वही बात है, ये तय होना है आने वाले समय में। लेकिन जो आप कह रहे हो सच और हकीकत में कोई ज्यादा फासला नहीं है। करुणेश पांडे हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ चुके हैं बलिया से। करुणेश, ये बयान कितने मायनों में है? जी, मैं बिल्कुल आपको बता दूं कि समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव वो श्रद्धांजलि सभा 13वीं में पहुंचे थे। जो सपा के जिला अध्यक्ष और महासचिव, जिला सचिव थे, उनके यहाँ घर पे आवास पे पहुंचे हुए थे, जहां उन्होंने मीडिया के सवालों पे मायावती को ये कहने पर कि क्या गठबंधन में अगर मायावती शामिल होती हैं तो गठबंधन में और मजबूती आएगी। इस सवालों पे अखिलेश यादव ने कहा कि उनके बातों को भरोसा कौन दिलाएगा, आप दिलाओगे। उन्होंने साफ तौर पर अगर देखा जाए तो कहीं न कहीं अखिलेश यादव को मायावती के बातों पर भरोसा नहीं है। जिस तरह से उन्होंने इस तरह से अगर बयान दिया है कि अगर मायावती के बातों को भरोसा कौन दिलाएगा, तो अगर निश्चित तौर पर देखा जा सकता है कि अखिलेश यादव को जो है मायावती के बातों पर भरोसा नहीं है। लेकिन अगर गठबंधन में अगर मायावती नहीं भी आती हैं तो क्या दलित जो वोट है क्या कैसे इस गठबंधन के साथ होगा, ये भी एक देखने वाली बात होगी। यानी कि माना जाए इनडायरेक्टली कि अखिलेश यादव नहीं चाहते इंडिया गठबंधन में शामिल करवाना मायावती को। जी, अगर उनके बयानों से देखा जाए तो बिल्कुल साफ तौर पर कहा जा सकता है, क्योंकि जब अगर बात पर किसी को भरोसा नहीं रहेगा तो फिर उसको गठबंधन में शामिल करने के बाद आगे फिर क्या स्थिति पैदा होगी, क्या स्थिति बनेगी। तो अगर पहले ही अगर ऐसा देखने में लग रहा है, अगर इस तरह की बातें आ रही हैं कि अगर गठबंधन में आने के बाद और आगे क्या हो सकता है, तो निश्चित तौर पे देखा जा सकता है कि भाई उनके जब बातों पर ही भरोसा नहीं है तो फिर वो गठबंधन में उनको शामिल करने के बाद आगे की स्थिति क्या होगी। क्या इस पे इंडिया गठबंधन में जो घटक दल है उनमें से किसी की प्रतिक्रिया निकल के सामने आई है करुणेश? अभी तो प्रतिक्रिया इस पे अभी किसी का नहीं आया है, लेकिन अभी प्रतिक्रिया इस पे जरूर आएगी आने वाले समय में देखा जा सकता है। क्योंकि यह एक जो उत्तर प्रदेश की जो समाजवादी पार्टी है, यह कहीं ना कहीं एक अपना उत्तर प्रदेश में स्थान रखती है। अगर उसके अगर मुखिया इस तरह की बात अगर कहते हैं तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं से इसमें और भी बातें निकल के सामने आएंगी। जो घटक दल है उनका भी इसको लेकर के बयान आ सकता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। और अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। इसके लिए पूरे देश में तैयारियां चल रही है। काशी की 2 मुस्लिम महिलाएं अयोध्या के राम मंदिर से राम ज्योति लेने के लिए रवाना हुई। जब मुस्लिम राम भक्त महिलाएं जौनपुर पहुंची तो स्थानीय राम भक्तों ने उनका स्वागत किया। इंडिया वॉइस ने दोनों राम भक्त मुस्लिम महिलाओं से बातचीत की, सुनिए। सजा दो घर गुलशन सा अवध में श्री राम आए। जी हाँ, 22 जनवरी को हर किसी को वो इंतजार है। तो लगातार जो आप देखेंगे जौनपुर की सड़कों पर और तमाम जगह से जो है राम भक्त जो है दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं जौनपुर में कुछ बैंडे आए हुए हैं। मैम, कहाँ से आ रही हैं आप? हम लोग काशी से आ रहे हैं और काशी से अयोध्या जा रहे हैं। वहाँ से
श्री राम ज्योति लेने के लिए, क्योंकि वहाँ से जो श्री राम ज्योति मिलेगी वो हम लोग काशी लाएंगे और 22 जनवरी तक वो अखंड ज्योत जलती रहेगी और वो घर घर तक ज्योति दी जाएगी, जिससे नफरत रूपी अंधकार मिट सके। क्योंकि आज समाज में जिस तरह से नफरत व मनस्ता पनप रही है, उस नफरत रूपी अंधकार को मिटाने के लिए हम लोग श्री राम ज्योति को घर घर जलवाएंगे, ताकि लोगों के अंदर प्रेम, सद्भावना और श्री राम रूपी प्रकाश ज्वालायमान हो सके। 22 जनवरी को हर किसी का इंतजार है, प्रभु राम लला के प्राण प्रतिष्ठा है, तो कैसे देख रही हैं आप? हम लोगों को बहुत खुशी है, क्योंकि हम लोग भगवान श्री राम को अपना पूर्वज मानते हैं और हमारे पूर्वजों का मंदिर बन रहा है, इसलिए हमें बहुत खुशी है। हम अपने पूर्वजों के लिए बहुत ही उत्साहित हैं, उत्सुक हैं कि 22 जनवरी को कब प्राण प्रतिष्ठा होगी और कब पूरी दुनिया भगवान श्री राम के दर्शन कर सकेंगे। आप मुस्लिम समुदाय से है, लगातार जो है तमाम धर्म गुरुओं का बयान आ रहा है, आपके धर्म में इस तरह से कोई आपत्ति तो नहीं है, कोई विरोध तो नहीं कर रहा है? देखिए, जिसको आपत्ति है वो आपत्ति दर्ज करा रहे हैं अपना, और कुछ ऐसे लोग हैं जो हमेशा नफरत वैमनस्यता फैलाना चाहते हैं, कट्टरता फैलाना चाहते हैं। हम ऐसे लोगों को जवाब देते हैं कि आप नफरत और आतंक से निकल करके प्रेम और भाईचारे की तरफ बढ़ें, क्योंकि हम जो भी भारत में रहने वाले लोग हैं उन सब के पूर्वज एक ही हैं, वो भगवान राम और भगवान कृष्ण हैं। इसलिए अपना नाता बाबर से ना जोड़ करके भगवान राम से जोड़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, और इससे समाज में, दुनिया में, देश में प्रेम और भाईचारा बढ़ेगा। वो राम भी अपने हैं, वो रहीम भी अपने हैं, वो चांद की पूजा हम करते हैं तो कोई चांद की इबादत करता है। मैम, आपसे जानना चाहूँगा। शुक्रिया इंडिया। नज़मा परवीन। मैम, आप जो है दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, कैसा लग रहा है? जी, ये अपने आप में बहुत ही अनूठा और बहुत ही खुशी का, उत्साह का माहौल है, और हम लोगों को बहुत ही खुशी भी है, क्योंकि हम लोग काशी से अयोध्या जा रहे हैं। जैसा कि काशी भगवान शिव की नगरी है और अयोध्या प्रभु श्री राम की नगरी है, तो हम लोग वहाँ जा कर के श्री राम ज्योत लाएंगे और सबके घर में वो ज्योत देंगे, चाहे मुस्लिम परिवार हो चाहे हिंदू परिवार है। आप यहाँ देख रहे हैं कि बड़ी संख्या में हमारे मुसलमान भाई भी यहाँ पर मौजूद है और हम सभी का स्वागत कर रहे हैं, क्योंकि सारे लोग चाहते हैं कि आपस में भाईचारा है, मोहब्बत बढ़े और सारे लोग के अंदर जो भी कड़वाहट है वो दूर हो। और प्रभु श्री राम का नाम ऐसा है जो सबकी कड़वाहट दूर करते हैं, और उनके नाम लेने से ही सारे के लोगों के अंदर प्रेम की भावना जागृत होती है। तो ये जो ज्योति है वो प्रकाश की ज्योति है और वो सबके दिलों में जलेगी, और सबके दिलों में जो वैमनस्य का और जो कट्टरता का जो अंधकार है वो दूर करेगी। कहाँ से आ रहे हैं मैम? हम लोग काशी से आ रहे हैं। मैम, इससे पहले अयोध्या कभी गई हैं? जी, अयोध्या गए हैं, लेकिन तब गए थे जब श्री राम का मंदिर नहीं बना था और वो टेंट में विराजमान थे रामलला, तो देख करके बहुत ही तकलीफ़ हो रही थी, और ये भी था कि कभी ना कभी उनका मंदिर बनेगा। तो आज वो दिन आ गया और भव्य मंदिर का निर्माण हो गया। आप देखेंगी प्रभु राम लला जो है भव्य मंदिर विराजमान, कैसा लगेगा आपको मैम? बहुत ही अच्छा लगेगा, और हम सारे मुस्लिम, हिंदू भाई बहन सारे लोग मिल करके उसका स्वागत कर रहे हैं, और सब लोग चाहते हैं कि भगवान श्री राम वहाँ विराजमान हो और जो हमारे पूर्वज हैं, जो उनकी विरासत है, उनको वो मिल जाए। चलते चलते क्या अपील रहेगी राम भक्तों से? मेरी अपील यही है कि भगवान श्री राम सबके हैं, सबके राम, सब में राम, इसलिए किसी के लिए कोई रोक टोक नहीं है। आप अपने मन की नफरत को, जो जिस तरह के लोग के बयान आ रहे हैं कि वहाँ पर मंदिर नहीं, अस्पताल बना देना चाहिए, तो अस्पताल भी जब जवाब दे जाए तो हम भगवान के मंदिर में जाते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं। तो इसलिए सबको खुशी मनानी चाहिए, क्योंकि हम चाहे किसी भी धर्म, जाति, पंथ, विचारधारा, समुदाय को मानने वाले हों, हम सभी की पूर्वज एक हैं। तो अपने पूर्वजों के लिए हम खुशी मनाएं और आने वाली पीढ़ी को ये संदेश दें कि किसी भी प्रकार से नफरत टिकने वाली नहीं है। झूठ। 22 तारीख को क्या न्योता मिला आपको? न्योता नहीं आया है, अगर आएगा तभी बहुत हमें खुशी होगी, और नहीं आएगा तब हम लोग काशी में दीपावली मनाएंगे। जाना चाहती हैं 22 तारीख को? बिल्कुल, अगर अवसर मिलेगा तो जरूर जाएंगे। बिल्कुल, जो है 22 जनवरी को जो है हर कोई भगवान राम का दर्शन करने जाएगा। राम सबके हैं, राम अपने हैं। जौनपुर से विवेक कुमार, इंडिया वॉइस। और इस बीच लखनऊ से बड़ी खबर है, लॉरेंस बिश्नोई के करीबियों पर एक्शन हुआ है। लखनऊ में पुलिस ने की है बड़ी कार्रवाई। बता दें आपको कि आतंकी गिरोह को आश्रय देने वाले विकास सिंह पर पुलिस की कार्रवाई देखने को मिली है। तो लखनऊ से इस वक्त की अहम जानकारी, लॉरेंस बिश्नोई के करीबियों पर एक्शन हुआ है, बड़ी कार्रवाई हुई है। आतंकी गिरोह को आश्रय देने वाले विकास सिंह पर पुलिस ने कार्रवाई की है। गोमती नगर सेक्टर 1 में ये कार्रवाई हुई है। फ्लैट 77/4 आश्रय एक सुलभ आवास योजना में फ्लैट किया गया है कुर्क, और 2 संपत्तियां पंजाब के गांव विष्णुपुरा फाजिलका में कुर्क की गई है। ये संपत्तियां दिलीप उर्फ भोला दिलीप बिश्नोई के नाम पर है दर्ज, और ये सभी संपत्तियां आतंकवाद की कमाई से अर्जित करने का आरोप लगाया गया है। तो फ्लैट 77/4 आश्रय एक सुलभ आवास योजना को कुर्क किया गया है। 2 संपत्तियां पंजाब के गांव विष्णुपुरा फाजिलका में
कुर्क की गई है। और बता दें, ये सारी संपत्तियां जो है वो काली कमाई है और आतंकवाद से ये अर्जित की गई है। खबर लखनऊ से है, जहां भीषण शीतलहर के चलते स्कूलों में छुट्टी बढ़ा दी गई है। बता दें कि 8वीं तक के सभी स्कूलों को 10 जनवरी तक बंद करने के आदेश दिए गए हैं। डीएम सूर्यपाल गंगावर में आदेश जारी किए हैं। वहीं 9वीं से 12वीं तक की कक्षाओं का समय बदल दिया गया है। सुबह 10 बजे से 3 बजे तक कक्षाएं चलेंगी। साथ ही संभव होने पर कक्षाएं ऑनलाइन भी हो सकती है। डीएम के आदेश का कड़ाई से पालन करने के निर्देश जारी किए गए हैं। खबर कुशीनगर से है, जहां पुलिस ने मुठभेड़ में एक पशु तस्कर को गोली लग गई है। बता दें कि वध प्रतिबंधित 30 गौवंशीय पशु बरामद किए गए हैं। वहीं तस्कर एक कंटेनर में लादकर गौवंशीय पशुओं को वध के लिए बिहार ले जा रहा था। पशु तस्कर के कब्जे से कंटेनर के साथ देशी तमंचा और 2 कारतूस भी बरामद हुए हैं। मामला हाटा कोतवाली के सुकरौली पुलिस चौकी के पास की बताई जा रही है। फिरोजाबाद में पुलिस और बदमाश के बीच में मुठभेड़ हो गई, जहां मुठभेड़ के दौरान बदमाश के पैर में गोली लग गई, जिसको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। बता दें कि बलात्कार के मुकदमे में पुलिस बदमाश की तलाश कर रही थी। हालांकि पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान 25,000 का इनामी बदमाश को पकड़ लिया है। थाना उत्तर पुलिस को एक स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन प्राप्त हुई थी, जिसके आधार पर वह बेदी की पुलिया के पास में चेकिंग कर रही थी। उसी दौरान एक बदमाश से मुठभेड़ हो गई। बदमाश ने पुलिस पार्टी पर फायर किया। आत्मरक्षार्थ पुलिस पार्टी ने भी उस पर फायर किया, जिस पर वो घायल हुआ। तत्काल उसे उपचार हेतु जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पूछताछ में उसने अपना नाम हिमांचल बताया है। इस पर 1.5 दर्जन से अधिक मुकदमे हैं। लूट, हत्या के प्रयास, NDPS, गैंगस्टर एक्ट, चोरी आदि के मुकदमे हैं। यह थाना उत्तर के एक अपहरण एवं बलात्कार के मुकदमे में वांछित चल रहा था। इस पर 25,000 का इनाम है। इसके पास से नाजायज असलाह भी बरामद किया गया है। इससे पूछताछ की जा रही है तथा अन्य वैधानिक कार्रवाई संपादित की जा रही है। और 24 के चुनाव की रणनीति में बीजेपी अपनी पुरानी साख के अनुसार कोई कोर कसर छोड़ने की स्थिति नहीं रखने वाली। यही वजह है कि यूपी की 80 सीटों के लिए पूरे जोर शोर से कमर कसने की तैयारी हो चुकी है। जहां राम मंदिर के मुद्दे के बाद अगला टारगेट मुस्लिम महिला वोट बैंक है, जिन्हें साधने और सेंध लगाने की योजना बीजेपी ने तैयार कर ली है, जिसके आधार पर शुक्रिया मोदी भाईजान अभियान की शुरुआत 12 जनवरी से की जा रही है। ये रिपोर्ट देखिए। लोकसभा चुनाव 2024 का समय पास आ रहा है। इस चुनाव में सबसे अहम राज्य उत्तर प्रदेश होगा, जहां कुल 80 लोकसभा सीटें हैं। यही कारण है कि इस राज्य को दिल्ली की सत्ता का दरवाजा भी कहते हैं। ऐसे में बीजेपी हैट्रिक लगाने के लिए तैयारी कर रही है। फिर से दिल्ली की सत्ता में आरूढ़ होने के लिए बीजेपी राज्य की सभी 80 सीटों पर जीत का टारगेट लेकर चल रही है। इस प्लानिंग के मद्देनजर बीजेपी उत्तर प्रदेश में शुक्रिया मोदी भाईजान नाम से अभियान शुरू करने जा रही है। बीजेपी की तरफ से शुरू किए जाने वाले शुक्रिया मोदी भाईजान अभियान की टैगलाइन न दूरी है न खाई है, मोदी हमारा भाई है रखी गई है। इस अभियान में जिले की मुस्लिम महिलाएं प्रधानमंत्री मोदी को शुक्रिया भाईजान कहेंगी। पीएम मोदी को शुक्रिया कहने वाली ये मुस्लिम महिलाएं मोदी सरकार की योजनाओं की लाभार्थी होंगी। ये अभियान 12 जनवरी 2024 के दिन से शुरू किया जाएगा। मोदी हमारा भाई है, शुक्रिया मोदी भाईजान। इसी को ध्यान में रखते हुए जो मुस्लिम बहनों को, महिलाओं को लाभ मिले हैं, उनको आयुष्मान भारत का लाभ मिला है, उनको छत मिली है, उनको राशन मिला है, जो तमाम तरह की स्कीम्स के अंदर बड़ी तादाद में मुस्लिम महिलाओं को सम्मान मिला है, चाहे दंगा मुक्त उत्तर प्रदेश की बात हो, तमाम ऐसी स्कीम्स हैं। चाहे मैं शौचालय से लेकर के राशन और सुरक्षा से लेकर के जब उनकी 370 की बात करूं या 3 तलाक की बात करूं, सब में मुस्लिम महिलाओं को बढ़ चढ़ के मोदी जी ने मान सम्मान दिया है, भाई वाला प्यार दिया है, भाई वाली सुरक्षा दी है। तो आज उत्तर प्रदेश के अंदर मुस्लिम महिलाओं के जरिए बड़ी तादाद में जिले भर के अंदर, हर जिले के अंदर एक सम्मेलन होगा, जिसमें शुक्रिया मोदी भाईजान
न दूरी है न खाई है, मोदी हमारा भाई है, जिससे अपनत्व की भावना पैदा होगी, प्यार मोहब्बत दिखाई देगा, भाई का रिश्ता दिखाई देगा। और ये भाई का रिश्ता निश्चित तौर पर 2024 के अंदर भारतीय जनता पार्टी को बड़ी विजय दिलाने का काम करेगा। ये 80 की 80 की जो हम सीटें जीतेंगे, उन जीत के अंतर को और बढ़ाने का काम करेगा। और ये न दूरी है न खाई है, मोदी हमारा भाई है, इससे दूसरे दलों की नींद निश्चित रूप से उड़ने वाली है। सम्मेलन में मुस्लिम महिलाओं को केंद्र की मोदी सरकार की योजनाओं के बारे में भी बताया जाएगा। कुंवर बासित अली के मुताबिक मुस्लिम महिलाओं को प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान कार्ड योजना, उज्ज्वला योजना, मुस्लिम बच्चों को स्कॉलरशिप योजना जैसी योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। कुंवर बासित अली के मुताबिक यूपी के करीब 3 करोड़ मुसलमानों को केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ मिला है। 3 करोड़ मुसलमानों में करीब 1.5 करोड़ मुस्लिम महिला लाभार्थी हैं। बीजेपी की कोशिश इन्हीं मुस्लिम महिला लाभार्थियों के जरिए दूसरी मुस्लिम महिलाओं के वोट पाने की है। हालांकि बीजेपी के इस अभियान पर सपा का कहना है कि आज देश का मुसलमान बेहद दुखी है, वो बीजेपी के झांसे में नहीं आएगा। साथ ही ये भी कहा कि मुस्लिम महिलाओं को भी समझाएंगे कि वो इसके झांसे में न आए। मिशन ये चलाया जा रहा मोदी जी के नाम से, ठीक है, उन्हें इख्तियार है, वो अपनी मर्जी से जो चाहे सो करें, वो उनकी पार्टी है। लेकिन हम किसी के मोहताज नहीं हैं। हम अपनी लेडीज को बहरहाल हम तो यही समझाएंगे, उनसे ही कहेंगे कि भाई जो कुछ भी काम करना है मिल्लत के लिए करो, कौम की भलाई के लिए करो और मुल्क की भलाई के लिए करो। जो कुछ यूपी में पिछले साल मई में हुए निकाय चुनाव में बीजेपी ने 395 मुस्लिम महिला उम्मीदवार उतारे थे, जिसमें 61 उम्मीदवार जीते हैं। साल 2022 के विधानसभा चुनाव में भी कई मुस्लिम बाहुल्य सीट पर बीजेपी जीती थी। अब बीजेपी की निगाहें मुस्लिम महिला वोटर पर है। पार्टी को उम्मीद है कि वे शुक्रिया भाईजान अभियान से मुस्लिम महिलाओं के वोट बैंक पर सेंध लगाने में कामयाब होंगे। हालांकि बीजेपी अपनी इस कोशिश में कितनी कामयाब रहती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। और झारखंड में जेएमएम की सरकार और ईडी के बीच चल रहे सिलसिलेवार घटनाक्रम में अब जेएमएम के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य का बयान एक बार फिर से राजनीतिक हलकों में खलबली पैदा करने वाला है। जहां सुप्रियो भट्टाचार्य ने दावा किया है कि बीजेपी और ईडी की तमाम कोशिशों के बाद भी जेएमएम की सरकार को कोई खतरा नहीं और बीजेपी झारखंड और बंगाल सभी जगहों पर सरकार गिराने की कोशिश में लगी हुई है। रिपोर्ट देखिए। कर्नाटका से शुरू हुआ था और कर्नाटका के बाद इसका प्रयोग मध्य प्रदेश में हुआ, महाराष्ट्र में हुआ, कोशिश राजस्थान में भी हुई और एक विफल कोशिश झारखंड में भी हुई। लेकिन फिर भी जब भाजपा को इस पे सफलता नहीं मिला, जब यहाँ के निर्वाचित सदस्यों ने कहा कि हम अपने जनादेश के खिलाफ नहीं जाएंगे, तब शुरू हुआ एक नया पटकथा लिखना, साजिश रचना। उसमें भाजपा की जो केंद्र सरकार है, उन्होंने बड़ा अच्छा एक पटकथा लिखा और उस पर लगातार कार्रवाई। तो झारखंड में हेमंत सोरेन के करीबियों के ठिकानों पर ईडी की एक के बाद एक छापेमारी और समन भेजने को लेकर पक्ष विपक्ष में वार पलटवार का दौर जारी है। झारखंड में जारी ईडी की कार्रवाई को लेकर जेएमएम के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने बड़ा बयान दिया है। अवैध खनन को लेकर हेमंत सोरेन के खिलाफ ईडी द्वारा जारी समन और जांच को लेकर सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि हेमंत सरकार को कोई खतरा नहीं है। जिन राज्यों में भाजपा की सरकार नहीं है, वहां केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर सरकार को अस्थिर किया जा रहा है। झारखंड के अलावा बंगाल में भी ऐसा हो रहा है। जेएमएम समूची भाजपा पर आक्रामक होकर दुहाई दे रही है कि सरकार को बदनाम करने के लिए षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। बड़ा विद्वान नेता है जो भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान में प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री भी, आजकल वो व्याख्यान दे रहे हैं कि आदमी कब से विधायक बनता है। उनका एक व्याख्यान हमने कहीं सुना कि जिस दिन से निर्वाचन का फलाफल घोषित होता है उस दिन से। फिर उनका एक जगह
एक व्याख्यानमाला में दूसरा जगह पहुंच गया, वहां बोले नहीं सरकार गठन हो गया। ये अल्प ज्ञान भयंकर ही होता है। हम लोग जिसको कहते हैं ना, अधजल गगरी छलकत जाए, जानकारी तो है नहीं, केवल एक ही दम है कि चुनाव आयोग मेरा। मध्य प्रदेश में पिछले दिनों जब चुनाव संपन्न हुए तो 20,000 शिकायतें चुनाव आयोग को गई, एक पर भी जांच नहीं हुई। उस पर सुप्रीम कोर्ट में आज मामला लंबित है। अब लग रहा है कि चुनाव आयोग, क्योंकि पिछले समय भी हम लोगों ने देखा था 2019 का चरण बता दिया गया था भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, किन राज्यों में किस तारीख को कितने चरणों में वोट होगी। गुजरात विधानसभा के समय में भी यही हुआ था। अब तो चुनाव आयोग को भाजपा के सांसद ही निर्देशित करते हैं, जबकि उनको पूरा किस्सा ही नहीं मालूम। वहीं इस सियासी तूतू मैमे में और आरोपों के आक्रमण के जरिए गांडेय सीट को लेकर सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। गांडेय सीट खाली होने के बाद वहां उपचुनाव को लेकर सत्तारूढ़ जेएमएम ने दबाव बढ़ाया है। महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने दावा किया कि भाजपा भ्रम फैला रही है, उनके सांसद को पता नहीं है, ये राज्यपाल पर निर्भर है कि वो कोई व्यक्ति को बुलाए और शपथ ग्रहण कराए। उसे 6 माह के भीतर विधानसभा में चुनकर आना होगा। जबकि बीजेपी तंज कस रही है कि सीएम को अपनी पत्नी कल्पना को सीएम बनाने की कल्पना फेल हो गई है। अहमद की राजनीतिक बलि ले ली और इनको ये भी नहीं पता था कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 151 ये जरूर कहता है कि 6 महीने के भीतर चुनाव होना चाहिए, पर यह भी कहता है कि विधानसभा का कार्यकाल कम से कम 1 वर्ष होना चाहिए। और यशवंत राव मामले में मुंबई उच्च न्यायालय ने जो इलेक्शन कमीशन के खिलाफ मामला था, स्पष्ट किया है कि इस 1 वर्ष के अवधि की गणना उस दिन से होगी जिस दिन इस्तीफे के बाद नया विधायक निर्वाचित होगा। तो अभी तो ना तो चुनाव की घोषणा हुई है और अभी तो निर्वाचित होने के बाद दूर से है, और 1 वर्ष से कम का समय तो आज ही के दिन से शुरू हो गया। तो इन्होंने जबरदस्ती एक अल्पसंख्यक विधायक की बलि ले ली और इनके मंसूबे कामयाब नहीं होने वाले। जैसी मीडिया में खबरें आई थी कि कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री बनाने की जो कोशिश है वो धरी की धरी रह गई। साफ है ईडी के एक्शन के बीच उपचुनाव को लेकर छिड़ी सियासी जंग अब वार पलटवार से इतर अब संवैधानिक लड़ाई में तब्दील हो चुकी है। ऐसे में 24 का चुनाव भी चौखट पर है और ईडी के साथ समन के बाद अब ये लड़ाई और भी दिलचस्प होने जा रही है, ये तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, रांची। तो फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया वॉइस।